Hello everyone. Welcome to lecture number 18 of our unit 14 biomolecules. Today we discuss about the very important topic is called as a nucleic acids. Every generations of each and every species, right, resembles its ancestors in many ways. How are these characteristics transmitted from one generation to the next? And it has been observed that the nucleus of a living cell is responsible for this transmission of inherent characteristics, also called as an heredity. So the particles in nucleus of the cell which are responsible for this heredity are called chromosomes, which are made up of proteins and another type of biomolecules called nucleic acids. And these are mainly of two types, the deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA. So since nucleic acids are long chain polymer of nucleotides, so they are also called as polynucleotides. देखिए आज हमने यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड का जो पॉइंट है वो हम इस तरह से लेना चाहते हैं. देखिए आपने जो बायोमोलेक्यूल्स मेरा जो लेसन अभी चल रहा है उसमें हमने पहले बात की थी कार्बोहाइड्रेट, वो भी पॉलीमर थे, बायोपॉलीमर थे, और वो जो शुगर्स के साथ यानी सैकेराइड्स के साथ जुड़े हुए थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए थे. दूसरा मैंने प्रोटीन्स आपको समझाया था, तो वो अल्फा अमीनो एसिड्स के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए थे. सेम वे हियर इन दिस केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. सो यहाँ पे जो है हम देखना चाहेंगे दो टाइप के, डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड एंड रिबोज न्यूक्लिक एसिड. सो दे आर जॉइंट विथ सच अ टाइप ऑफ बॉन्ड. इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, सॉरी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे, और वो जो पॉलीमर्स दिखाएंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे. इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ने की वजह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमें यहाँ पे मिल सकेगा. ठीक है. अभी जो थोड़ा हमारी बुक्स में यहाँ पे जो जिसने बहुत ज्यादा अच्छा बढ़िया काम किया हुआ था, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का उसने समझाया था, वो थे जेम्स डेवे वॉटसन. सो बॉर्न इन चिकागो, इलिनॉइस. जो आपने देखा होगा कि इलिनॉइस एक स्टेट है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, उसमें जो सिटी है उसका चिकागो है. और इन 1928 Dr. Watson received his PhD in 1950 from the Indiana University in zoology, right? So he is best known for his discovery of the structure of DNA, for which he sat with the Francis Crick and Maurice Wilkins, the 1962 Nobel Prize in the Physiology and Medicine. They propose that DNA molecule takes the shape of a double helix and elegantly simple structure that resembles a gently twisted ladder. हमने देखी होगी वो स्पाइरल स्टेयरकेस, आपने कहीं बार देखी होगी. तो उस तरह से है. The rails of the ladder are the runs are each composed of a pair of purine and pyrimidine base, and this research laid the foundation for the emerging field of molecular biology. So the complementary pairing of nucleotide bases explains how identical copies of a parental DNA pass on the two daughter cells. And this research launched a revolution in biology, and that led to the modern recombinant DNA techniques. ये जो वॉटसन ने जो भी अपना काम यहाँ पे किया हुआ था वो यहाँ पे हमने समझाया हुआ है. देखिए अभी तो हम तो बायोलॉजी की वजह से नहीं, हम तो बायोकेमिस्ट्री से पढ़ने वाले लोग हैं. तो अभी हम देखेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है. देखिए आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर किससे बना, तो मैंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस किया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया, तब मुझे जो शुगर मिली, मोनोसैकेराइड मिली, उसका स्ट्रक्चर्स मैंने देखा. ठीक है. प्रोटीन्स का भी स्ट्रक्चर्स ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया. तो लास्ट मेरा जो यूनिट था, जो सिंपल लास्ट यूनिट मुझे मिल रहा था, वो अल्फा एमिनो एसिड्स था. तो इस तरह से मुझे किसी का भी स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए मुझे आपको बताना है न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर से वो किससे बना हुआ है. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए. तो उसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया है, तो मुझे तीन चीज मिल रही है. एक मुझे मिल रही है पेंटोस शुगर,
देखिए आप पेंटोस शुगर, पेंटोस में भी मैं आपको बताऊंगा कि आल्डो पेंटोस शुगर है और आल्डो पेंटोस शुगर में भी रिबोज शुगर मुझे मिल रही है, ठीक है। फिर है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ए नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और समटाइम्स कॉल्ड एज एन बेसिस भी हम उसको बोलेंगे, प्यूरिन बेस और pyrimidine बेस भी हम इसके लिए बोल सकते हैं। सो इन डीएनए मॉलिक्यूल्स द शुगर मोइटी, जो हम यहाँ पे शुगर की बात कर रहे हैं वो कौन सी है, तो क्या दो है, एक होती है बीटा डी रिबोस और दूसरी होती है बीटा डी 2 डीऑक्सी रिबोस। ये दो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए मैंने आपको एक बार जब हम आगे बढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये समझाया था। देखिए मैंने आपको ये समझाया था कुछ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और H है, 1 2 3 4 और 5। ये मैं फिशर प्रोजेक्शंस आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे भी आप देखिए HOH है, यहाँ पे भी देखिए HOH है, फिर क्या होगा, यहाँ पे भी H और OH है। ये मैंने आपको इसका फ्री स्ट्रक्चर बताया हुआ है। किसका ये फ्री स्ट्रक्चर आपको मालूम है, ये है ना रिबोज, यानी कैपिटल डी रिबोज का मैंने स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। हमें मालूम है कि दिस इज डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है। यहाँ पे जो लॉन पेयर होने की वजह से ये लॉन पेयर यहाँ जुड़ना चाहेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्टिंग होने की वजह से मुझे साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा ना। देखिए H है, C है, यहाँ पे आके आ गया है OH, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा CH2OH है। देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, ठीक है, यहाँ पे भी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरी साइकिल यहाँ पे बन रही है O के साथ। तो अभी आपने जो ये देखा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और किसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अल्फा डी रिबोस का, अल्फा डी रिबोस। हम रिबोस किसको बोलेंगे, 5 कार्बन है, आल्डो पेंटोस है, 5 में लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड OH है। देखिए, ठीक है। सो ये यहाँ पे H लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड OH होता है। अभी मैंने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, ये एनोमेरिक कार्बन है। अभी इसको पानी में डालेंगे तो म्यूटा रोटेशन में ये बीटा में भी कन्वर्ट है, तो बीटा में क्या, OH यहाँ पे, H यहाँ पे। तो ये जो मैंने आपको समझाया वो पूरा अल्फा डी रिबोस का स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखाया था। लेकिन ये मैंने एमिल फिशर का प्रोजेक्शंस दिखाया हुआ है। अभी हावर्थ ने यही प्रोजेक्शंस दिखाया हुआ। देखिए हावर्थ ये प्रोजेक्शन किस तरह से दिखाते हैं, लेकिन इसमें बीटा की बात करें, यहाँ पे मैंने अल्फा दिखाया है, ये बीटा है। बीटा में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक OH यहाँ पे डाल देना है। देखिए, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं उसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं प्लेनर की, और राइट हैंड साइड को नीचे की तरफ और टर्मिनल को ऊपर की तरफ रखते हैं। ये मेरा जो हावर्थ प्रोजेक्शंस का जो हमारा लो है उसकी वजह से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे OH है, H है, H है, OH है, H है, OH है। देखिए आप 1 2 3 4 5 ये फ्यूरिनो स्ट्रक्चर है या पायरेनो स्ट्रक्चर है, तो ये डेफिनेटली फ्यूरिनो स्ट्रक्चर्स में ये कन्वर्ट हो गया है। सो इसका नाम मैंने रखा हुआ है बीटा डी रिबोस। ये भी है ना, आपको लिखा है नहीं, लेकिन ये लीवो होता है, यानी लीवो रोटेटरी है, ठीक है। फिर मैंने यही स्ट्रक्चर सिम फिर कॉपी पेस्ट किया है और 2 नंबर में से ऑक्सीजन निकाल दिया है मैंने। देखिए, तो मैंने क्या किया, रिबोस जो डी रिबोस था, जो बीटा डी रिबोस था, उसके घर में से 2 नंबर में से मैंने ऑक्सीजन निकाल दिया। निकालने के लिए हम डीऑक्सी बोलेंगे, तो इसका नाम पूरा क्या हो गया, बीटा डी 2 नंबर में से डीऑक्सी रिबोस। तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है वो बीटा डी 2 डीऑक्सी, ये डीएनए में होता है। ये किस में होता है, डीएनए में होता है। और आरएनए का जो यूनिट होता है इसमें रिबोस होता है, यहाँ पे डीऑक्सी रिबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आपको ये फर्स्ट पेंटोस शुगर में है, 2 पेंटोस शुगर्स हैव बीन आइसोलेटेड वेयर DNA contains beta D2 deoxyribose and RNA contains beta D ribose। ठीक है, तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। अभी दूसरा जो हम पॉइंट लेंगे वो बेस का पॉइंट हम लेना चाहते हैं। अभी देखिए, मैं अपनी तरह से भी थोड़ी बात करना चाहता हूं। अभी बेसिस की हम बात करेंगे। देयर आर 2 डिफरेंट क्लासेस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। 2 क्लास होते हैं which have been isolated by the hydrolysis of nucleic acid। एक में मुझे मिलता है क्या, प्यूरिन्स, और दूसरे में मुझे क्या मिलता है, pyrimidines। अभी प्यूरिन्स को हम क्या बोलेंगे, तो कि प्यूरिन्स में हम देखिए, ये जो मैंने आपको प्यूरिन्स है ना, वो बाइसाइक्लिक सिस्टम होती है, 2 साइकिल होती है। उसको हम क्या बोलेंगे, फिर से हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ये प्यूरिन्स है,
ये प्यूरिन्स बेस है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं अभी नीचे, ये pyrimidine बेस है, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल साइक्लिक सिस्टम में 6 मेंबर की जो सिस्टम होती है तो उसको हम pyrimidine यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो ये प्यूरिन है और ये pyrimidine है। अभी जो हमारा प्यूरिन बेस है उसमें एडिनिन और ग्वानिन दोनों होते हैं, दोनों डीएनए और आरएनए दोनों में यही होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। आरएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं और डीएनए में भी होते हैं, ठीक है। अभी उसका नंबर किस तरह से, क्योंकि ये हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर्स है, मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं। ये 1 है, ये क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 6 आ गया। ये पूरी साइकिल 6 की हो गई क्योंकि ग्रेटर नंबर यहाँ पे है। फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे, 7 है, 8 है और 9 है। कई बार क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्टिंग होके H यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। इस तरह से ग्वानिन का भी स्ट्रक्चर्स हम कुछ इस तरह से देखेंगे। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पे हम 7, 8 और 9 कुछ इस तरह से रखते हैं। यहाँ पे भी सेम डबल बॉन्ड का यहाँ पे जो है प्रोसेस कॉन्जुगेशन चल रहा है। सो क्या है, देखिए आप पहले उसकी स्केलेटन देख लीजिए। क्या मुझे लिखना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे क्या है, C सिंगल बॉन्ड N डबल, ये तो पूरा एक ही है। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, इन एडिनिन आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए तो 6 नंबर पे सिर्फ NH2 है। यहाँ पे क्या है तो कि 6 नंबर में कीटोन है और 2 पे NH2, यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है। ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि ये नॉलेज के लिए नहीं है, आपको समझ में भी आना चाहिए। क्लियर हो गया? वंस अगेन अभी जो मैं दिखाता हूं नीचे, जो वो pyrimidine बेस हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो pyrimidine बेस में मैंने अभी आपको बोला कि सिंगल मेंबर रिंग ही होती है। हम इसमें नंबरिंग यहाँ से शुरू कर सकते हैं NH का, क्योंकि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से यहीं से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से साइटोसिन आप देख सकते हैं। ये साइटोसिन है ना, दोनों में, डीएनए में भी मिलता है मुझे और आरएनए भी मुझे मिलता है। ये थाइमीन है, तो थाइमीन का स्ट्रक्चर्स में कुछ कहें कि कीटोन यहाँ से शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से। तो ये ओनली इन डीएनए होता है, ये आरएनए में नहीं होता है। और लास्ट वन आप देख रहे हैं सिर्फ आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। तो उसका भी नंबर हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उसका यूरेशियल हम बोल सकते हैं। फिर से डीएनए है विच कंटेन्स 4 बेसिस, राइट? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। RNA also contain 4 bases, but the first 3 bases like adenine, guanine and cytosins are common. But fourth one is uracil in place of thymine. Thymine की बजाय यहाँ पे क्या होता है, uracils होता है। तो ये जो है, अच्छा ये जो मैंने अभी आपको बताया है वो क्या है, बेसिस है डिफरेंट। ये डीएनए कंटेन्स है 4 बेस और आरएनए भी 4 बेस कंटेन कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। अभी मुझे आपको तीसरा जो मॉलिक्यूल्स है वो भी दिखाना है, और वो जो मॉलिक्यूल्स है वो है फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स। किस तरह से पहले हम जुड़ना चाहते हैं देखिए। अभी जो हमारी मेन बात थी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, वो हम समझना चाहते हैं। पहले क्या होगा देखिए, मैं आपको ये स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं। आपके पास ये जो पेंटोस शुगर थी, अभी मैंने क्या किया, क्योंकि दोनों यहाँ में भी मैंने नंबर डाले हुए, तो मैं क्या करूंगा, जो शुगर के नंबर है ना वो 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज के लिए कर, और जो आगे वाले नंबर है वो 1 2 3 4 रखूंगा। जो बेस है, मेरा जो बेस है वो शुगर के फर्स्ट नंबर के पोजीशंस के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं किस तरह से। यहाँ पे क्या था, पहले शुगर में क्या था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, और इसका जो सपोज के साइटोसिन है हम यहाँ पे ले आना चाहते हैं, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल के वो ग्लाइकोसिडिक बंध यहाँ पे बनाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये जो बॉन्ड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है नाइट्रोजन वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, नाइट्रोजन वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। देखिए आपने समझ में आ गया, जो शुगर और बेस का जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। चलो ये तो पूरा हो गया हमारा क्लियर। एक नंबर के साथ जो OH है और वो वाला H है, वो दोनों एक साथ जुड़ने की वजह से यहाँ पे बेस है वो हमें यहाँ पे मिल सकता है। इसमें कोई आपको दिक्कत न हो तो फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपको क्लियर हो गया है?
बिल्कुल समझ में आ गया है कि कौन सी शुगर कहाँ से ज्वाइंट होती है। जैसे मैंने अभी बोला था कि जैसे थाइमीन है तो यहाँ एन वाले ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं बच्चे को ये दिक्कत होती है कि सर जी यहाँ पे कहाँ से वो ज्वाइंट हो पाएगी, यहाँ से हो जाएगी या यहाँ से नहीं। शुगर तो यहाँ 5 मेंबर में हो जाएगी, यहाँ NH से ही जुड़ेगी क्योंकि यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन है वो उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आपको समझ में पूरा आ गया होगा, ठीक है, फाइन। अभी मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूं, आप देखिए। A unit formed by the attachment of base to one days position of sugar is known as a nucleoside। अभी जो ये पूरा दिखा है ना आपको, ये न्यूक्लियोसाइड दिखाई दे रहा है। अभी शुगर कार्बन्स को नंबर्ड मैंने 1 days 2 days 3 days दिए हुए इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम द बेसिस, क्योंकि बेसिस को मैंने 1 2 3 4 5 6 ठीक है इस तरह से नंबर दिए हुए थे। सो व्हेन अभी जो ये हो गया पूरा, अभी इसके 5 days पोजीशंस थी यहाँ पे देखिए CH2H और वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ, यहाँ पे भी फॉस्फोरिक एसिड में आपको मालूम है ना OH और OH दोनों मिलके यहाँ से पानी निकल जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है मुझे। अभी ये जो यूनिट दिखाई दे रहा है उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये 5 days के साथ भी जुड़ सकता है और यहाँ पे 3 days के साथ जुड़ सकता है, और 3 days वो निचले वाले जो शुगर थी उसके 5 days के साथ जुड़ेगी। क्लियर, फाइन, ओके। सो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और लिंकेज बिटवीन 5 days एंड 3 days कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोस शुगर। तो अभी जो मुझे टिपिकल डाइन्यूक्लियोटाइड दिखाई देगा वो किस तरह से दिखाई देगा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। देखिए, पहले मैंने शुगर लिखा हुआ था, ये कौन सा नंबर था इसका, ये कौन सा नंबर था 1 days था, ये क्या था 2 days था, ये 3 days है, ये 4 days है, ये 5 days था। हमें मालूम है अभी क्या हुआ कि 1 days के साथ ये बेस यहाँ पे लॉक हो गया। तो अभी जो जितना यूनिट इतना था तो उसको मैंने न्यूक्लियोसाइड बोला था। फिर फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे ज्वाइंट हो गया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। ऐसा दूसरा भी एक न्यूक्लियोटाइड मैंने नीचे लगाया हुआ है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ से जुड़ेगा, ये OH यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और पानी निकल के ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज में यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए, आप देखिए, फिर से देखिए, ये तो वाला ऊपर वाला था ही, यहाँ पे देखिए O है, फिर P डबल बॉन्ड O और यहाँ से फिर से यहाँ 3 days है वो वहां से आगे बढ़ेगा और ये 5 days से आगे 3 days के साथ चला जाएगा। तो ये जो मैंने लिंकेज अभी दिखाई है वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। अभी ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं वो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तीसरा आएगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ऊपर आएगा टेट्रा, इस तरह पेंटा, ओलिगो और लास्ट में कहाँ पे चला जाएगा वो पोली न्यूक्लियोटाइड में चला जाएगा। तो इसको यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है कि सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन इज सोन एज बिलो। तो बेस है शुगर के साथ फॉस्फेट, बेस है शुगर के साथ फॉस्फेट। देखिए, ये बेस और शुगर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। जैसे फॉस्फेट में जुड़ जाती है तो पूरा क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा रिपीटिंग यूनिट है पॉलीमर में, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसकी बना सकते हैं। Information regarding to sequence of nucleotide in the chain of a nucleic acid is called as a primary structure। हम दो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। किस तरह से बन रहे हैं वो भी हम देखना चाहेंगे। न्यूक्लिक एसिड हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस crick गिव अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। उसने जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया था ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, ये है ना एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, देखिए ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन है। वो दोनों के साथ अलग अलग, जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बेस दिखाया था, ठीक है। जैसे एक बेस यहाँ पे था ग्वानिन, तो ग्वानिन है ना वो साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा, दूसरे किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। ग्वानिन क्या था, प्यूरिन बेस, वो पिरिमिडिन के साथ, देखिए प्यूरिन और पिरिमिडिन नहीं जुड़ सकते हैं। और प्यूरिन में भी फिक्स है कि ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, एडिनिन थाइमिन के साथ ही जुड़ेगा, यानी थाइमिन एडिनिन के साथ ही जुड़ेगा। लेकिन ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एडिनिन और थाइमिन में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये जो स्टेयरकेस आपने ये दिखाई दे रही है उसकी जो स्टेप्स है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाले बेस के है। जो यहाँ पे जो रेलिंग है मेरी, तो वहां पे जो है वो हमारा जो
यूनिट्स था, जो मेरा शुगर यूनिट्स है और जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का है, तो ये यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। सो द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसेस। एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन, वेयर साइटोसिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ ग्वानिन। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, साइटोसिन फॉर्म्स वेयर साइटोसिन फॉर्म्स 3 hydrogen bonds with guanine and adenine forms 2 hydrogen bonds with, ओके, तो आपको समझ में आ गया। अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कि इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हेलिक्स आर प्रेजेंट विच आर ओनली सिंगल स्ट्रैंड, वो एक ही स्ट्रैंड के होते हैं, वो वहां पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। समटाइम्स दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स, वो अपनी तरह से भी अपने आप भी वो फोल्ड बैक हो सकता है, अपनी तरफ ही भी झुकाव ले सकता है। समटाइम्स दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बना सकता है। आरएनए मोलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, वो 3 टाइप के आरएनए होते हैं। जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं तो उसको मालूम ही है, मैसेंजर आरएनए जो मैसेज भेज रहे हैं, रिबोसोमल आरएनए जो रिबोसोम्स या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लगाए हुए हैं, और ट्रांसफर आरएनए है जो मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये आरएनए की बात यहाँ पे दिखाई है। देखिए ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर्स मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपको पता होगा इसकी जो यहाँ पे विड्थ है, जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जो विड्थ मुझे यहाँ पे मिल रही है वो है इस नियर अबाउट द डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज अबाउट 2 नैनोमीटर। ये 2 नैनोमीटर की यहाँ पे विड्थ मुझे मिल रही है। देखिए अभी जो ये दोनों यूनिट्स होते हैं, यहाँ पे दोनों यूनिट्स, उसके बीच में है ना 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। ऐसे 10 होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि मैंने यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किया। सपोज कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो यहां से मैंने स्टार्ट करके मैं यहां पे आऊंगा, क्योंकि ये पूरा एक साइकिल हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, तो उसमें 10 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे, तो एक का तो 0.34 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3.4 नैनोमीटर्स यहाँ पे मुझे मिलेंगे। क्लियर हो जाएगा आपको। द पेयर बेसिस आर स्ट्रैक्ड टुगेदर, वन अबव और बिलो द अदर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। Further, it has been found that the distance between any 2 successive turns, यहाँ पे एक टर्न आया हुआ है, right, of helix is 3.4 nanometer, suggesting that there are 10 base pairs in each turn। और उसका डायमीटर की भी बात मैंने थोड़ी यहाँ पे आपको ज्यादा भी बात ही मैंने यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। ओके, यहाँ जो हरगोविंद खोराना जो इंडिया के थे, उसका भी ये जो डीएनए के स्ट्रक्चर्स में उसका भी जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी भी बात यहाँ पे आपको समझाई गई है। फिर से हम देख लेते हैं। हरगोविंद खुराना वाज बोर्न इन 1922। ही ऑब्टेन हिज एमएससी डिग्री, मींस मास्टर ऑफ साइंस डिग्री, फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन लाहौर। ही वर्कड विथ अ प्रोफेसर Vladimir Pralov, who molded Khorana's thought and philosophy towards science, work and efforts. After a brief stay in India in 1949, Khorana went back to England and worked with Professor G.W. Kenner and Professor A.R. Todd. It was at Cambridge, UK that he got interested in both proteins as well as nucleic acid. Dr. Khorana shared the Nobel Prize for Medicine and Physiology in 1968 with Marshall Nirenberg and Robert Halley for cracking the genetic code. ये थोड़ा अपना इंडिया की वजह से भी उसने भी जो भी अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसके बारे में भी बात है। थोड़ी ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की भी बात यहाँ पे समझाई गई है कि इट इज नोन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक फिंगरप्रिंट्स and these occur at the tips of the fingers and have been used for identification for a long time, but this can be altered by surgery. A sequence of base or DNA is also unique for a person, and information regarding this is called a DNA fingerprint. So it is same for every cell and cannot be altered by any non-treatment. So DNA fingerprint is now used in a forensic laboratories for identification of criminals, जो हम देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल या कुछ इस तरह से देख रहे हैं, यानी तो वहां पे जो भी हार्डकोर क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए वो ये इसका यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। टू डिटरमिन द पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कई बार बच्चे हैं
वो लॉस्ट हो जाते हैं, फिर बाद में मिलते हैं, तो उसका बायोलॉजिकल फादर कौन होता है, उसके लिए भी कोर्ट है, वो डीएनए प्रिंटिंग को ही फाइनल करते हैं. To identify the dead bodies in any accident by comparing the DNAs of the parent or children, and to identify racial groups to rewrite biological evolutions. तो इसके लिए डीएनए प्रिंटिंग का हम यूज कर रहे हैं. और लास्ट में जो यहाँ पे दिया गया है वो है उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. तो उसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये हमें यहाँ पे समझाया गया है. DNA is a chemicals of heredity and may be regarded as the reserve of genetic information. यहाँ पे पूरी genetic information इसमें डाली हुई है. DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organisms over millions of years. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाखों सालों से उसमें मेमोरी रहती ही है. जैसे आपने डायनासोर का जो जुरासिक पार्क पिक्चर देखा होगा, तो वो पूरा डीएनए की सीक्वेंस से ही चला हुआ है. A DNA molecule is capable of self-duplication during cell division, and identical DNA strands are transferred to daughter cells. तो वो daughter cells में transfer हो जा रहे हैं. Another important function of nucleic acid is the protein synthesis in the cell. ये दूसरा है जो अभी हमने देखा था, मैसेंजर आरएनए, रिबोसोम आरएनए. तो प्रोटीन का भी जो सिंथेसिस है उसमें भी किस तरह से कौन सा अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा, वो भी यहाँ डीएनए से ही पता चलता है. Actually, the proteins are synthesized by various RNA molecules in the cell, but the message for this synthesis of a particular protein is present in DNA. वो रिबोसोम आरएनए से बनते हैं, लेकिन रिबोसोम आरएनए का जो मैसेज होता है वो डीएनए में होता है. तो इस तरह से जो आज हमने पूरा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का पोर्शन हमने यहाँ पे देखा हुआ था. कभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जैसे मिलेंगे तो उसके जो क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, वो पहले करेंगे. बाद में हम बोला हार्मोन्स, जो मेरा एक पॉइंट्स अभी भी रिमेनिंग है, उसके बारे में बात करके फिर हम आगे उसका जो एक्सरसाइज है और एग्जाम्पलर है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.